गुडविल के स्टेप्स बना के रखे हमने। ये देखो गुडविल, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर से उसके नीचे नॉमिनल वैल्यू शेयर्स मतलब फेस वैल्यू, ये वर्किंग नोट नंबर 1 से आने वाला है। तो अभी नॉमिनल वैल्यू शेयर्स की हमें मिली है 40,000 मतलब फेस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट के ग्रुप में जाना है। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में आपको पेड अप वैल्यू या फेस वैल्यू कितनी दिखेगी, पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय सब्सिडरी कंपनी। अभी वर्किंग नोट नंबर 1 से हमने माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए वैल्यू निकाली थी 10,000, ये ऑलरेडी हमने पुट कर दी, ठीक है। तो क्या किया है ना, पहले से ही वैल्यू पुट करेंगे तो और भी प्रॉब्लम इजी हो जाएगा। ओके, यहां तक रेशियो हो गया, फेस वैल्यू हो गई, फेस वैल्यू हमने पुट भी कर दी। अभी हमें कैपिटल प्रॉफिट एंड कैपिटल लॉस निकालना है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना होगा, वर्किंग नोट बनानी होगी, ठीक है। तो अभी वर्किंग नोट के लिए हम क्या करेंगे, ईयर एंडिंग देखेंगे। ईयर एंडिंग क्या है, 31 मार्च है। ओपनिंग डेट, अगर जो ईयर 31 मार्च 2025 को क्लोज होता है वो ईयर की ओपनिंग डेट क्या होनी चाहिए, 1 अप्रैल 2024। एंड शेयर्स एक्वायर्ड की डेट, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन के लिए जैसे टाइम रेशियो निकालते थे ना, वैसे ही हमें यहाँ पे डेट देखनी है। तो शेयर्स एक्वायर्ड की डेट आपके पास क्या है, 1 अक्टूबर 2024। तो देखो अभी हम यहाँ पे करने वाले हैं, हमारे पास ईयर एंडिंग था 31 मार्च 2025, ये हमारा ईयर एंड है। ओके, अभी इसकी ओपनिंग डेट क्या आएगी, ये ओपन हो जाएगा 1 अप्रैल 2024 को। एंड शेयर्स कब एक्वायर्ड किए हैं, शेयर्स एक्वायर्ड किए हैं 1 अक्टूबर 2024 तक। तो यहां से लेके यहां तक एंड यहां से लेके यहां तक जो पीरियड है वो क्या है, 6 मंथ्स का है, ठीक है ना। तो 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक ये आपका प्री पीरियड होने वाला है, जो कि है 6 मंथ्स के लिए। एंड 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक ये पोस्ट पीरियड रहने वाला है, जो भी है 6 मंथ्स के लिए, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे क्या देखना है कि प्रॉफिट एंड लॉस या जनरल रिजर्व क्या आने वाला है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे लिखेंगे रिजर्व, जनरल रिजर्व, ठीक है। चलो अभी बैलेंस शीट में देखेंगे क्या क्या गिवन है। हाँ, यहाँ पे दिया इश्यूड सब्सक्राइब कैपिटल शेयर्स तो हो गया। अभी रिजर्व है 1 अप्रैल 2024 का, रिजर्व उन्होंने दिया है 10,000 रुपीज। ये देखो क्या दिया है उन्होंने, 1 अप्रैल 2024 को रिजर्व हमारे पास क्या था, 10,000, वैल्यू लिख ली, ठीक है। तो ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी, अगर 1 अप्रैल है तो प्री, क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक आपका प्री पीरियड रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया उन्होंने कि प्रॉफिट एंड लॉस, 1 अप्रैल का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है, 30,000 है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर जो है वो क्या है, 10,000। ये देखो ये दो अमाउंट के ऊपर हम फोकस कर रहे हैं, ठीक है ना। रिजर्व ऑलरेडी किया, कैपिटल रेशियो में हो गया। अभी प्रॉफिट एंड लॉस, 1 अप्रैल का प्रॉफिट एंड लॉस है ये 30,000 है, ये ओपनिंग बैलेंस है। एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर मतलब पूरे ईयर का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो क्या है, 10,000 रुपीज है। तो इसका कैलकुलेशन कैसे होगा, 1 अप्रैल के सामने हमें लिखना है 30,000 एंड उन्होंने बोला है, तो ये अमाउंट कहाँ पे जाएगी, ये अमाउंट जाने वाली है आपकी प्री कॉलम में, ठीक है, प्री में। तो अभी यहाँ पे प्रॉफिट फॉर द ईयर बोला है, इसलिए ये पूरा प्रॉफिट आपको लेना है। वो कितना दिया है उन्होंने, वो दिया है 10,000 रुपीज। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते ना तो 31 मार्च के सामने अमाउंट लिखते, लेकिन यहाँ पे उन्होंने बोला है प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या अमाउंट है ये, प्रॉफिट फॉर द ईयर। अगर ऐसे प्रॉफिट फॉर द ईयर आता है ना तो ऐसे एरो करके पूरा लिखना है 10,000, मतलब ये 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का प्रॉफिट कितना है, 10,000 रुपीज है। तो इसे हमें क्या करना होगा, प्री एंड पोस्ट पीरियड के लिए हाफ हाफ करना होगा, ठीक है ना। तो प्री पीरियड के लिए आपका प्रॉफिट कितना आएगा,
यहाँ पे आएगा 5000, 10,000 को हमने हाफ किया तो ये जाएगा आपका प्री पीरियड में, ठीक है। एंड पोस्ट पीरियड के लिए प्रॉफिट कितना आने वाला है 5000, तो ये कहाँ पे जाएगा पोस्ट में, मतलब 10,000 को हाफ किया ना, तो ये जो 5000 है ना, ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, 1 अप्रैल से लेके कहाँ तक, 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक के लिए है, ठीक है। एंड नीचे का जो है ना वो है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का प्रॉफिट है। ये देखो, ये उसको हमने हाफ हाफ किया, एक प्री पे लिख दिया प्रॉफिट एंड एक क्या किया है पोस्ट में लिखा है, ठीक है। तो अभी प्री के लिए देखो प्रॉफिट एंड लॉस ये 30,000 आएगा, उसके बाद 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस आएगा एंड 10,000 रिजर्व प्री के लिए आएगा। एंड पोस्ट के लिए रिजर्व है क्या, नहीं, क्योंकि रिजर्व की क्लोजिंग बैलेंस ही नहीं दिया था ना, तो पोस्ट में रिजर्व कितना आने वाला है, प्रॉफिट एंड लॉस कितना आने वाला है, 5,000 रुपीज आएगा। ओके, चलो अभी कैपिटल प्रॉफिट निकालना है हमें। देखो क्या करेंगे, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व दिया था क्या 1 अप्रैल का, तो हमारे पास 1 अप्रैल 2024 का रिजर्व उन्होंने दिया था, अभी वर्किंग नोट में लिखा है हमने, जो था 10,000। उसके बाद उसके आगे जनरल रिजर्व था क्या, नहीं। प्रॉफिट एंड लॉस, क्रेडिट बैलेंस दिया है, डेबिट बैलेंस तो आज नहीं है, क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस या ओपनिंग बैलेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो है 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक, नहीं, 1 अप्रैल का जो ओपनिंग बैलेंस है प्रॉफिट एंड लॉस का वो आपका है 10,000 रुपीज। फर्स्ट अप्रैल का जो है वो मतलब ओपनिंग जो प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है वो आपके पास है 30,000 रुपीज। उसके बाद 1 अप्रैल से लेके 1 अप्रैल 2024 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक जो प्रॉफिट था वो पूरा 10,000 था, लेकिन उसको हमने हाफ किया है ना, तो वो कितना है 5,000 रुपीज हाफ किया, ठीक है। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है क्या, नहीं। उसके बाद अंडर वैल्यूएशन में एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन दिया है, तो यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ था, जब हमने प्रॉब्लम रीड किया था तब हमने देखा है कि यहाँ पे एप्रिसिएशन हुआ है। ये देखो, फर्नीचर एंड फिटिंग्स 40,000 है, उसकी वैल्यू अगर 50,000 हो गई, 40 से अगर 50,000 वैल्यू आपकी हो रही है तो वो क्या हुआ है, एप्रिसिएशन है, वैल्यू इंक्रीज हो रही है 10,000 से, है कि नहीं। तो ये आपका 10,000 रुपीज कहाँ पे जाने वाला है, एप्रिसिएशन में जाएगा, लिख लो यहाँ पे। यह आ गया आपका 10,000 रुपीज एप्रिसिएशन, ठीक है। चलो अभी कैपिटल प्रॉफिट निकाल लेते हैं, 10,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000 एंड प्लस 10,000, तो ये टोटल आने वाली आपकी 55,000, ये आ गया हमारा कैपिटल प्रॉफिट, ठीक है, 55,000 रुपीज। अभी ये कैपिटल प्रॉफिट हमें क्या करना है, 4:1 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, मतलब 4 + 1 कितना हो जाएगा 5। 55,000 को 5 से डिवाइड करो, कितनी अमाउंट आएगी 11,000, करो 11,000 इंटू 4 एंड 11,000 इंटू 1, तो ये आएगा आपका 44,000 होल्डिंग कंपनी का। एंड सब्सिडरी कंपनी का कैपिटल प्रॉफिट कितना आने वाला है 11,000। जब हम गुडविल की वर्किंग नोट करेंगे तब हमें अभी लिख लेते हैं, एक्चुअली हम ये कैपिटल प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का लिखने वाले हैं 44,000 एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट की जब हम वर्किंग नोट करते हैं तो वहां पे कैपिटल प्रॉफिट उसका कितना आने वाला है 11,000, ठीक है। मतलब ये कहाँ पे जाएगा अभी, रेवेन्यू प्रॉफिट ना, फोर्थ में गुडविल है एंड 5 में क्या है, ये माइनॉरिटी इंटरेस्ट है। चलो लिखो, गुडविल में जाएंगे, वहां पे कैपिटल प्रॉफिट के सामने ये देखो कैपिटल प्रॉफिट ऑफ होल्डिंग कंपनी, वहां पे लिखना है हमें 44,000 रुपीज। उसके बाद माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएंगे, वहां पे कैपिटल प्रॉफिट के सामने आपको लिखना है 11,000,
ठीक है। वर्किंग नोट कहाँ से आया, कैपिटल प्रॉफिट मतलब वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। ये भी कहाँ से आया, वर्किंग नोट नंबर 2 से आया है। ठीक है, ओके चलो अभी क्या करेंगे, रेवेन्यू प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट जनरल रिजर्व तो आफ्टर का कुछ नहीं था, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट आफ्टर के लिए कितना था, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना था, 5000 था। तो यहाँ पे आपका 5000 हो गया है रेवेन्यू प्रॉफिट। अभी हमें ये क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है 4:1 रेशो में। 4 + 1 ये हो गया 5, 5000 डिवाइडेड बाय 5 ये आ गया आपका 1000, 1000 इंटू 4 ये हो गया 4000, 1000 इंटू 1 ये हो गया 1000। ठीक है, करो चलो। ये जो है ये है 4000 और ये है 1000, लेकिन रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस का लास्ट में वर्किंग बनाते हैं ना, ओपनिंग बैलेंस, प्रॉफिट फॉर द ईयर, एड रेवेन्यू प्रॉफिट लेस अनरियलाइज प्रॉफिट, वो सब करते तब हमें ये यूजफुल होने वाला है। मतलब वर्किंग नोट नंबर 7 के लिए यूजफुल होगा। ठीक है, और ये जो 1000 है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट कब कहाँ पे निकाल रहे हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट वहां पे हमें ये यूज करना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में यूज करना है। चलो माइनॉरिटी इंटरेस्ट में जाएंगे। माइनॉरिटी इंटरेस्ट में रेवेन्यू प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का हमें लिखना है 1000। ओके, कहाँ से आया ये, वर्किंग नोट नंबर 3 से आया। ये माइनॉरिटी यहाँ पे 5 है, गुडविल 4 है। ठीक है, चलो अभी फर्स्ट हो गया रेशो, उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, उसके बाद हो गया रेवेन्यू प्रॉफिट। अब हम लिखने वाले हैं गुडविल। देखो, कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग द शेयर्स ऑफ होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग कंपनी के कितने शेयर्स है वो कैसे पता चलेगा, तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है और वहां पे हमें देखना है इन्वेस्टमेंट। बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाना है, ये देखो शेयर्स जो है वो आपकी क्या है, इन्वेस्टमेंट, मतलब 2,30,000 ये आपका कहाँ पे जाने वाला है, जब हम गुडविल की वर्किंग नोट बनाते हैं तब हम ये 2,30,000 लिखने वाले हैं। एंड और कुछ गुडविल है क्या एसेट में, तो नहीं है, बस यही लिखना है अभी हमें और गुडविल को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ शेयर्स मतलब बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाके हमने देखा तो कॉस्ट ऑफ शेयर की प्राइस हमें मिली है 2,30,000। लिखो यहाँ पे 2,30,000। अच्छा, नॉमिनल वैल्यू ऑलरेडी लिखी है, कैपिटल प्रॉफिट हो गया, कैपिटल लॉस तो नहीं है, गुडविल भी नहीं है। करो इसका कैलकुलेशन, 2,30,000 -40 -44,000, तो गुडविल आ रहा है आपका 1,46,000। और आपको पता है गुडविल कहाँ पे ट्रांसफर होता है, गुडविल जाता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है, लिख लेते हैं, बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे हम, वहां पे लिखेंगे गुडविल। यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस करने वाले हम। ठीक है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में हमें जाना है एंड इनटेंजिबल एसेट के ग्रुप में हमें लिखना है गुडविल। लिखो यहाँ पे गुडविल एंड उसके अमाउंट है 1,46,000। ठीक है, यहाँ तक गुडविल कंप्लीट हुआ है। अभी निकालेंगे माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ओके,
ये देखो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर सब्सिडरी कंपनी ऑलरेडी 10,000 लिखी है, कैपिटल प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का 11,000 आया है, कैपिटल लॉस तो नहीं था, रेवेन्यू प्रॉफिट 1,000 है, रेवेन्यू लॉस भी नहीं था, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आपका आ जाएगा 10,000 प्लस 11,000 एंड प्लस 1,000, तो माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ रहा है आपका 22,000। और आपको पता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहाँ पे ट्रांसफर करते हैं हम, माइनॉरिटी इंटरेस्ट जाता है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट ट्रांसफर टू बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में जाने वाला है। ये देखो यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट के लिए कौन सी वर्किंग नोट, पहले रेशियो, फिर उसके बाद कैपिटल प्रॉफिट, रेवेन्यू प्रॉफिट, गुडविल, 5th नंबर की ना, 5th नंबर के वर्किंग नोट से हमें माइनॉरिटी इंटरेस्ट मिला है जो है 22,000। ओके ठीक है, चलो अनरियलाइज प्रॉफिट आज के तो प्रॉब्लम में नहीं है, अभी हमें यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस की वर्किंग नोट करनी होती है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के वर्किंग नोट के लिए यहाँ पे आपका ओपनिंग बैलेंस आता है, प्लस अगर प्रॉफिट एंड लॉस का फिर से कुछ ये है अमाउंट है तो वो यहाँ पे लिखने, प्रॉफिट और लॉस हो सकता है या प्रॉफिट फॉर द ईयर हो सकता है, एंड रेवेन्यू प्रॉफिट लेना है हमें होल्डिंग कंपनी का। एंड इसकी टोटल करके हम फिर लिखने वाले हैं, ठीक है। ये देखो इशू एंड सब्सक्राइब कैपिटल क्या है, 2 लाख रुपीज है, ठीक है। तो चलो अभी ये 2 लाख रुपीज कहाँ पे आएगा आपको अभी पता हो गया है। सेकंड कॉलम तो हमने वर्किंग नोट में यूज किया है, तो फर्स्ट कॉलम मतलब होल्डिंग कंपनी का कैपिटल हमें कहाँ पे लिखना है, बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में लिखना है। तो अभी बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम जाएंगे, इशू एंड सब्सक्राइब के ग्रुप में हमें लिखना है 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, लिखो यहाँ पे 20,000 शेयर्स एट ₹10 ईच। तो ये अमाउंट आने वाली आपकी 2 लाख। उसके बाद रिजर्व है 1 अप्रैल का जो है 30,000 रुपीज, ठीक है। 10,000 रुपीज सब्सिडरी कंपनी का ऑलरेडी हमने वर्किंग नोट में यूज किया है, तो अभी रिजर्व किसका आने वाला है, होल्डिंग कंपनी का रिजर्व हम बैलेंस शीट में लिख लेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट का आपको फॉर्मेट अच्छी तरह से बनाना है। रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में आपको लिखना है रिजर्व, एंड वो रिजर्व के अमाउंट है 1 अप्रैल 2024 की जो है होल्डिंग कंपनी का जो रिजर्व है 30,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस लेना है, जो कुछ होगा वो देखेंगे आगे, ठीक है। ये देखो प्रॉफिट एंड लॉस का 60,000 का बैलेंस है, उसके बाद 1 अप्रैल का, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर क्या है 40,000 है, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके फिर होल्डिंग कंपनी का वहां पे रेवेन्यू प्रॉफिट को भी हमें ऐड करना है। रेवेन्यू प्रॉफिट कितना आया था होल्डिंग कंपनी का, ये देखो ये 4,000 रुपीज हमें वहां पे क्या करना है, ऐड करना है। ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट है अभी हम वर्किंग नोट नंबर 7 जो बना रहे हैं वहां पे ये रेवेन्यू प्रॉफिट ऐड हो जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस अभी बैलेंस शीट में हमने देखा है, जो है प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस 60,000। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस होल्डिंग कंपनी का है 40,000, ये सब होल्डिंग कंपनी का आता है, ठीक है। एंड रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का अभी कितना देखा 4,000, मतलब प्रॉफिट एंड लॉस आने वाला है 1,04,000।
4000। क्या करना है ना, होल्डिंग कंपनी का ओपनिंग प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस लेना है, प्रॉफिट फॉर द ईयर लेना है एंड रेवेन्यू प्रॉफिट होल्डिंग कंपनी का हमें यहाँ पे ऐड करना है एंड बैलेंस शीट के लायबिलिटीज में हम रिजर्व एंड सरप्लस के ग्रुप में वो लिख देंगे। लिखो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये वर्किंग नोट हमने क्या की है, 7 नंबर की है, जो आया है 1,04,000। ठीक है, चलो अभी क्या है, लायबिलिटीज में सिर्फ क्रेडिटर्स बाकी है। देखो ये 1,30,000 इन दोनों की हमें क्या करनी है, टोटल करनी है। एंड उन्होंने यहाँ पे एडजस्टमेंट दिए कि इंक्लूडेड इन एसेट्स ऑफ एच लिमिटेड देयर इज अ 30,000 लोन जो है शोन एज क्रेडिटर्स ऑफ एस लिमिटेड। वहां पे उन्होंने 30,000 का लोन क्या किया है, दिखाया है, तो वो यहाँ से हम क्रेडिटर से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अभी आपको पता है मतलब क्रेडिटर्स 1,30,000 है एंड लोन 30,000 माइनस करेंगे फिर से एडजस्टमेंट में। अभी आपको पता है कि अरे क्रेडिटर से जो अमाउंट माइनस होती है ना, वो बैलेंस शीट के एसेट में डेटर से भी माइनस होती है। तो वहां पे अगर डेटर्स नहीं है तो क्या करेंगे, तो वो देखेंगे। अभी तो क्रेडिटर्स का कर लेते हैं। ट्रेड पेएबल के नीचे आपको लिखना है क्रेडिटर्स एच लिमिटेड, एस लिमिटेड लेस इंटर कंपनी ओविंग्स। ठीक है, अभी एच लिमिटेड का ये क्या है, 1 लाख। आप यहाँ पे इनर कॉलम में ये यूज कर सकते हो, लेकिन आपको समझने के लिए मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 लाख प्लस एस लिमिटेड के है 30,000। उसके बाद इंटर कंपनी ओविंग है 30,000। 1 लाख प्लस 30 एंड माइनस 30, तो ये फाइनली आउटर में आने वाले हैं क्रेडिटर्स आपके 1 लाख। अभी जो क्रेडिटर से माइनस किया है वो सेम आपको क्या करना है, बैलेंस शीट के एसेट में भी सन्ड्री डेटर से माइनस करना है। लेकिन अगर सन्ड्री डेटर्स नहीं है तो उसके लिए कुछ तो करना पड़ेगा, देखेंगे क्या करेंगे। ठीक है, ठीक है, लायबिलिटीज तो कंप्लीट हो गई। अभी एसेट में देखो, सन्ड्री एसेट्स आपको दिया है 1,80,000 एंड 1,20,000। यहाँ पे आपको इंटर कंपनी ओविंग्स भी करना है, उसके साथ एप्रिसिएशन भी करना है, क्योंकि आज उन्होंने सन्ड्री डेटर्स सेपरेट नहीं दिए हैं तो इसी में कर देंगे। एंड यहाँ पे एप्रिसिएशन था, देखो फर्नीचर एंड फिटिंग्स ये भी सेपरेट नहीं दिए, इसलिए एप्रिसिएशन 10,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे। एंड सन्ड्री वो जो लोन है वो भी वहां पे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, तो अभी बैलेंस शीट के एसेट में जाएंगे, वहां पे सन्ड्री एसेट्स लिखेंगे। मतलब सेपरेट ग्रुप नहीं दिया आज उन्होंने ना, टोटल करके दी एसेट्स की। टेंजिबल एसेट्स के ग्रुप में लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स एच लिमिटेड, एस लिमिटेड। यहाँ पे लेस इंटर कंपनी ओविंग, जो क्रेडिटर से अमाउंट माइनस की ना वो लेनी है। एक्चुअली सेपरेटली उन्होंने डेटर्स नहीं दिए। एंड एड एप्रिसिएशन फर्नीचर एंड फिटिंग्स का जो एप्रिसिएशन हुआ था वो हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने फर्नीचर एंड फिटिंग्स की भी सेपरेट अमाउंट नहीं दी है, इसलिए फर्नीचर एंड फिटिंग्स का यहाँ पे हमें एप्रिसिएशन करना है, फर्नीचर। ठीक है, तो देखो अभी एच लिमिटेड के सन्ड्री एसेट्स कितने हैं, 1 लाख। होल्डिंग कंपनी के सन्ड्री एसेट से 1,80,000, सब्सिडरी कंपनी के सन्ड्री एसेट से 1,20,000, इंटर कंपनी ओविंग्स थे 30,000 एंड एप्रिसिएशन है 10,000। इंटर कंपनी ओविंग्स है 30,000 एंड एप्रिसिएशन है 10,000। करो इसको, प्लस माइनस करके लिखना है 180 प्लस 120 माइनस 30 एंड प्लस 10,000। कितना आएगा, आउटर में ये आ रहा है 2,80,000।
ठीक है, चलो और एसेट में क्या है वो हमें देखना है। इन्वेस्टमेंट, शेयर्स इन एस लिमिटेड, इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी लिखी है, ये नहीं आएगा। अभी क्या लेना है, कैश एंड प्रॉब्लम को टैली करना है। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट के एसेट में 20 एंड 10,000 लिख देंगे। और गुडविल एंड माइनॉरिटी इंटरेस्ट तो ऑलरेडी हमने पोस्टिंग किया है, तो अभी सिर्फ बैलेंस शीट को टैली करना हमारा काम है बस। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में लिख देंगे एच लिमिटेड, यहां पे लिखेंगे एस लिमिटेड। एच लिमिटेड की कैश है 20,000 एंड एस लिमिटेड की है 10,000। 20,000 10,000, तो ये टोटल कैश आने वाली है आपकी 30,000। बस प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलो अभी प्रॉब्लम को टैली करेंगे। लायबिलिटीज में अमाउंट है 2 लाख, उसके बाद है 30,000, उसके बाद 1,04,000, 22,000 एंड 1 लाख। तो इसकी टोटल आ रही है आपकी 4,56,000। करो टोटल इसकी 4,56,000। ठीक है, अभी एसेट में क्या क्या है, 2,80,000, उसके बाद 1,46,000 एंड 30,000। इसकी भी टोटल आपकी आ रही है 4,56,000 को हमारा प्रॉब्लम टैली हो रहा है। ओके, फॉर्मेट अच्छी तरह से लिखो, बैलेंस शीट का फॉर्मेट लिखो, वर्किंग नोट पहले से प्रिपेयर करके रखो, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बहुत इजी हो जाएगा।